और जिसकी सदारत और जिसकी आध्यात्मिक आभामंडल से पोषित वातावरण में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इकट्ठा हैं। उस कन्हैया के श्री चरणों में मैं कोटिशः नमन करता हूँ। कर्म के देवता हैं कृष्ण और कर्म योगियों के बीच आज कर्म के देवता के आभा मंडल में कर्मयोगियों के बीच में सारे कर्मयोगी बैठे हैं और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। कहते हैं कि अगर चमत्कार को और संस्कार को और प्रकृति के इशारे को अगर देखना हो तो आप जहाँ जिस हाल में ये बेटा आप चाय पानी नाश्ते का सिस्टम बंद कर दीजिए ना। जिस स्थिति में आप जहाँ पर बैठे हैं अगर वहाँ के दृश्यों का अगर अवलोकन अगर आप गंभीरता से करें तो आपको प्रकृति के इशारे से समझ में आ जाएगा कि क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या घटनाक्रम पीछे हुआ है और आगे क्या होने वाला है। इसके बारे में आपको पूर्णतः आभास हो जाता है, क्योंकि आपकी जो आत्मसत्ता है वो प्रकृति से संचालित है और उससे जुड़ी हुई है, कोटि से जुड़ी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण के आभा मंडल में हम लोग बैठे और सामने जो है माँ बैठी हुई हैं और दुनिया की हर माँ केवल माँ होती है, किसी की माँ नहीं होती। हमारी माँ आपकी माँ नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। और माँ के आभा मंडल में हम लोग बैठे हैं तो साक्षात माता वहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने जन्म दिया ऐसे पुत्र को जिसने कि उनकी कोख की लाज रखी है, बचाई है। तो माता पिता धर्म की स्थापना जो की गई पूज्य बाबूजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा, उसके केंद्र में यही है कि घर में जब तक माँ बाप की सेवा नहीं होगी और माँ बाप की सत्ता नहीं होगी तब तक आपको और किसी भी प्रकार की सत्ता प्राप्त नहीं होगी। और अगर सत्ता प्राप्त भी हो जाती है तो वो चिरस्थायी नहीं होती। तो इसलिए उस आभा मंडल में हम लोग बैठे आज इतने सारे लोगों का समावेश यहाँ पर है, सारे लोगों ने सबका नाम लिया है। इसलिए सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि नाम के प्रभाव में थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, इसलिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। विशेष तौर पे आज हम लोगों के बीच में अखिलेश भाई हैं, राधा की संजय जी हैं भाई और सुभाष मास्टर साहब हैं। तो आप लोगों की एक विशेष उपस्थिति है और आप लोगों का रहना एक महत्व रखता है समाज में और जिस जैसे सारे साथियों का है। कड़ी देखिए कि भारतीय पशुपालक संघ से सुभाष मास्टर साहब प्रवक्ता हैं और भारतीय पशुपालक संघ का ये आयोजन है और भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर जी के दिमाग की ये हमेशा उपज रहती है कि सर्व समाज के प्रति भारतीय पशुपालक संघ का जो बीजारोपण है, हो सकता है कि आज इसकी अहमियत और कीमत लोगों को न समझ में आए, लेकिन इंसान के कर्मों की कीमत हमेशा बाद में समझ में आती है, वक्त गुजरने के बाद समझ में आती है। तो ये जो घटनाक्रम है भारतीय पशुपालक संघ के बैनर पर, ये बहुत बड़ी घटना है। और भारतीय पशुपालक संघ की स्थापना जब हुई और इसके नामकरण का जब दौर आया और उसमें पूज्य बाबूजी ने नाम रखा संस्था का, तो मेरे लिए संस्था केवल संस्था नहीं, एक आस्था का विषय भी। और इस आस्था के साथ साथ भारतीय पशुपालक संघ के साथ सुभाष जी का जुड़ाव एज ए प्रवक्ता, तो ये डबल आस्था हो जाती है, जुड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से इस घटनाक्रम को देखें। चौधरी चरण सिंह का नाम आप सब लोग जानते हैं, भारत की राजनीति में और दुनिया की राजनीति में चौधरी साहब का जो स्थान है उस स्थान को दोबारा कोई ले नहीं सकता, दूसरा चौधरी साहब कोई पैदा हो नहीं सकता। उन्होंने राजनीति के बारे में, या जो लोग निर्दल चुनाव जीत जाते हैं उनके लिए एक बात कही थी कि वास्तविक जनप्रतिनिधि वही है जिसको जनता एक वोट और एक नोट दोनों देने का भाव रखती है। आप तो उल्टा आप नोट देते हैं वोटरों को, जिसको वोटर पैसा दे दे, 1 रुपया दे दे कि हमारा भी दक्षिणा आप स्वीकार कर लीजिए, तो वो वास्तविक जनप्रतिनिधि है। ये चौधरी साहब ने कहा था। तो एक वोट और एक नोट जिसको जनता दे दे वो जनप्रतिनिधि है, और ये काम सुभाष जी के साथ हुआ है। इसलिए चौधरी चरण सिंह की परंपरा की ये प्रतिनिधि है। बीच में तो सारे लोगों का नाम लेना कोई आवश्यक नहीं है, चौधरी साहब का नाम ले लिया तो सबका नाम हो गया, उसमें शामिल हो गया। और इसके साथ साथ कि आज राजनीति की जो वर्तमान परिस्थिति है, राजनीति की जो वर्तमान स्थिति है,
उसमें निर्दल चुनाव जीतना और लोगों के हृदय के सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित करना। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से जनमानस आंदोलित है, अंदर अंदर आंदोलित है, और अक्सर मैं इस प्रकार की पोस्ट फेसबुक पर देख लेता हूँ, कोई न कोई डाल ही देता है कि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने पार्टी से दुखी होकर के और वो पोस्ट डाल देता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन इस तरीके की पोस्ट अक्सर आ जाती, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति दुखी है। ये नौबत, ये स्थिति आ जाती है कि आदमी का दुख इतना बढ़ जाता है कि वो अपने दुख को जब सार्वजनिक करने की स्थिति में आ जाता है। एक होता है दुख होना और एक होता है दुख को सार्वजनिक कर देना। तो इसका मतलब जब दुख की और पीड़ा की पराकाष्ठा हो जाती है तब आदमी उसको सार्वजनिक करता है। नहीं वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, जब तक बर्दाश्त होता है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सार्वजनिक कर ही दिया तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पीड़ा वास्तविक है। तो इस तरीके की पीड़ा में अक्सर जो है, संजय जी थोड़ा सा मोबाइल को विराम दीजिए, तो इस तरीके से पीड़ा सार्वजनिक होना। और आज जो है हम लोगों को एक बड़ा गंभीर जिम्मेदारी है। ये बैठना कोई हम आए और माला पहना दिया, सम्मान कर दिया, सुभाजी निर्दल जीत गए और एक काम हो गया, चल दिया, तो ऐसे मतलब तो होगा नहीं। अगर हम इकट्ठा हुए हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ से एक बहुत बड़ी मिशन की शुरुआत की जा सकती है, करने की जरूरत है, आवश्यकता है इसकी। और इस तरीके से अगर आप आगे नहीं आएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये तीनों दास कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए, लेकिन इनके ऊपर लोग पढ़ करके पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। लोहिया जयप्रकाश नारायण कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन आज उन्हीं के ऊपर भारत की राजनीति चल रही है। तो ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो आज सुभाष मास्टर साहब अब कहते हैं धर्म की बात अगर कर ले तो धर्म में सेवा को सर्वोपरि माना गया। तो जो आदमी सेवा करता है, परमात्मा और प्रकृति नाम की कोई चीज अगर है, वो सत्ता अगर कोई है, तो सेवा करने वाला वो सीधे उससे कनेक्ट हो जाता है। और जब सेवा करने वाला, पत्थर उठाने वाला कहना जरूरी नहीं है, उसको हम सेवा भाव वाला भी तो कह सकते हैं ना। तो सेवा करने वाला व्यक्ति सीधे परमात्मी सत्ता से जुड़ जाता है, और जब वो जुड़ जाता है तो जाके राखो साइया मार सके न कोई। वेरी गुड। तो प्रकृति की सत्ता से जुड़ता है आदमी सेवा भाव से। इन्होंने अपने सेवा से प्रकृति को खुश किया। जब प्रकृति खुश हुई तब इनके आंगन में आज ऐसे लोगों का आगमन। तो आदमी को इस तरफ अपने ध्यान को देना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। और आज इस बात की नितांत आवश्यकता है कि पार्टी और विचारधारा, समाजवाद एक शब्द बड़ा आज चर्चित हो गया है चारों तरफ, लेकिन समाजवाद की परिधि में केवल एक पार्टी का नाम ले लिया जाए ये भी गलत है। तो समाजवाद एक बहुत व्यापक परिकल्पना है। अभी मैं कल हिंदुस्तान के एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कर्नाटक के ऊपर एक समीक्षा आई थी। तो समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समाजवाद में नहीं होना चाहिए। समाजवाद क्या है? समता की विचारधारा है, एक दूसरे से जुड़ने की विचारधारा है, सबको हक और अधिकार देने की विचारधारा। तो ये किसी पार्टी से सीमित नहीं हो सकती। ये विचारधारा तो सबके काम की है, ये प्राकृतिक विचारधारा है समाजवाद। इसलिए इसको, इसकी व्यापकता को भी समझना पड़ेगा, इसको सीमित न कर दीजिए। तो उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए, समाजवाद की वास्तविक परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए आपको एक मिशन लेना पड़ेगा। ये एक शुरुआत है, एक बीजारोपण है, एक फाउंडेशन है, एक नींव पड़ी है। यहाँ से आपको संकल्पबद्ध होकर के आप ऐसे लोगों को जो सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, जो सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, ऐसे लोगों को साथ लेकर के और ऐसे लोगों के साथ होकर के और वैसा खुद भी बन करके, ये तीनों परिकल्पनाएं एक साथ लेकर के आपको इस मिशन पर लगना पड़ेगा। और जिस प्रत्याशी को, चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, तो छोटे चुनाव हो जाते हैं, लेकिन जिला पंचायत है या नगर निगम का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा में है, आप इक्विटी बनाइए। और पूरे देश में कम से कम इस तरीके का एक मैसेज, एक बीजारोपण ये भी होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को संगठित करके आप अपने प्रत्याशी को पहले ही घोषित कर दीजिए कि हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, पार्टी टिकट दे चाहे ना दे। ये भी करना पड़ेगा आपको, तब बदलाव होगा और तब सुधार होगा। इसकी आवश्यकता जरूरी है। केवल एक सभासद बना लेने से बात नहीं बनेगी, आपको ये मैसेज दूर तक देना पड़ेगा, ताकि ये हिमाकत करने वाले लोग जो इस तरीके की सौदेबाजी में लगे हुए हैं, इस सौदेबाजी को परंपरा खत्म करने की शुरुआत सुभाष मास्टर ने की है। सौदेबाजी की परंपरा खत्म करने की शुरुआत है। ये कोई निर्दल चुनाव जीतने की बात नहीं।
और जब सभी दलों में दलदल हो जाए तो निर्दल तो होना ही पड़ता है ना, तो फिर तो होना पड़ता है। तो मैं इस केंद्र में, चूंकि बहुत सारे साथी हैं, सबको बोलना है, कार्यक्रम और भी है, लेकिन मैं एक बात जो मेरे दिल की, हृदय की है, जो निकलना चाहती है आज, कि आप इस तरीके के लोगों का एक संगठन बना करके आप अपने क्षेत्र से अपने विधानसभा प्रत्याशी, अपने लोकसभा प्रत्याशी का अनाउंसमेंट पहले कर दीजिए। ये हमारा प्रत्याशी होगा, आप टिकट दीजिए चाहे मत दीजिए, हम लड़ाएंगे उसको जरूर, क्योंकि बिना भय के प्रीत नहीं होती, और भय दिखाने का समय अब आ गया है। इसलिए किसी कवि ने कहा था कि आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है, चाहता हूँ छाया तले 2 घड़ी विश्राम कर लूं, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी। इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।